आज का क्लास है डिफ्यूजन यानी विसर्जन। देखिए डिफ्यूजन क्या है, विसर्जन क्या है। जैसे मान लिया यहाँ पर दो चैम्बर वाला कोई बॉल मान लिया दो चैम्बर है, इसमें बीच वाला जो दीवार है पोरस है। क्या है? पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है? सचिव, जिससे महीन छिद्र हो। ये पोरस वाला पोरस दीवार है, छिद्र वाला दीवार है, जिससे महीन छिद्र हो, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से होकर आ जा सके। ये पोरस मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है ये? पोरस मेम्ब्रेन है। पोरस पोरस वाल या पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन यानी छिद्र वाला दीवार है, इसमें पतला पतला छिद्र है, इससे होकर छोटे छोटे पार्टिकल आ जा सकते। अब दो चैम्बर वाला पॉट है, बीच में क्या है? पोरस छेद वाला दीवार लगा है। अब यहाँ पर दोनों में सॉल्यूशन रख दिया। एक में रख दिया गाढ़ा घोल। क्या रख दिया? गाढ़ा घोल, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरे में रख दिया फीका घोल, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हो गया डाइल्यूट यानी फीका है। ऐसा सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये गाढ़ा दिख रहा है तो गाढ़ा को क्या कहते हैं? कॉन्सनट्रेट। ये हो गया कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। ये दो चैम्बर वाला एक बर्तन है, इसमें बीच में एक वाल लगा दिया है। जो पोरस होता है वो छिद्र वाला होता है, पतला पतला छिद्र वाला ये मेम्ब्रेन होता है। अब इसमें गाढ़ा घोल रख दिया, इसमें फीका घोल रख दिया। तो दोनों घोल चाहता है कि हमारा गाढ़ापन बराबर हो जाए, हमारा कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। तो कंसंट्रेशन बराबर होने के लिए क्या चाहिए? इसमें का पानी इसमें घुसे और इसमें का नमक या चीनी या जल्दी स्वरूप का पार्टिकल इसमें घुसे। गाढ़ा में का स्वरूप घुसेगा इसमें और इसको झिझा के गाढ़ा करेगा। कब तक? जब तक दोनों का गाढ़ापन बराबर न हो जाए। इसमें से स्वरूप पार्टिकल जाएगा इसमें और जाकर क्या करेगा? इसको भी गाढ़ा करेगा। ये है फीका सॉल्यूशन, ये है गाढ़ा सॉल्यूशन और बीच में पोरस वाला छिद्र वाला मेम्ब्रेन। तो दोनों घोल क्या चाहेगा कि अपना गाढ़ापन दोनों का क्या कर ले? बराबर कर ले। तो इसलिए गाढ़ा घोल का स्वरूप पार्टिकल पोरस मेम्ब्रेन में छोटा छोटा छिद्र है, जिससे स्वरूप आ जा सके। तो गाढ़ा घोल का स्वरूप पार्टिकल धीरे 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 फीका घोल में जाके प्रवेश करता है। कब तक चलता है? जब तक दोनों का गाढ़ापन बराबर न हो जाए। इसी को कहते हैं विसरण। इसी को क्या कहते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। तो क्या समझे? पोरस मेम्ब्रेन से होकर स्वरूप पार्टिकल का गाढ़ा घोल से फीका घोल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा तब फिगर उतारिएगा। The movement of solute particles, the movement of solute particles from concentric solution to concentrate solution to dilute solution through चलिए उतार लीजिएगा। ये और इसमें का फंक्शन।
ये अलग है, अलग है। चलिए उतार लीजिएगा, इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। सच्छिद्र दीवार से होकर, सच्छिद्र दीवार से होकर भुल्य कणों का, सच्छिद्र दीवार से होकर भुल्य कणों का, सच्छिद्र दीवार से होकर भुल्य कणों का सांद्र घोल से तनु घोल की ओर गमन करना, सांद्र घोल से तनु घोल की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। फिर एक बार लिख लीजिए, सच्छिद्र दीवार से होकर घुल्य कणों का सांद्र घोल से तनु घोल की ओर गमन करना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये फिगर किसका होगा? तो ये डिफ्यूजन का फिगर दिखाया गया। फिगर किसका है? डिफ्यूजन। इसमें फीका घोल का सॉल्वेंट घोलक भी गाढ़ा घोल में चला जाता है, दोनों का होता है, दोनों साइड से। चलिए मेरे ख्याल से उतार लिए होइएगा, फिगर भी उतार लेना है। आगे बढ़, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में एस, सेमी, पी परमिएबल, एम मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है हुआ? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी झिल्ली है? तो देखिए, कुछ ऐसी झिल्ली होती है जिससे होकर सॉल्वेंट पास करे, और कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, ये बहुत ही पतला छिद्र वाली झिल्ली होती है। इससे केवल सॉल्वेंट मोलेक्यूल पार करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बड़ा होता है, इसे पार नहीं कर सकता है। तो इसी को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, केवल सॉल्वेंट इसे पार करते हैं, सॉल्यूट पार नहीं करता है, क्योंकि छिद्र बहुत छोटा छोटा इसमें होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। देखना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो अंडा का ऊपर वाला कवर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उसको उदारिए, देखिए पतला पतला कागज जैसा उजला एक फिल्म लगा हुआ है, एक पतला प्लास्टिक जैसा एक लेयर लगा हुआ, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो है पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, ये सब क्यूप्रिक फेरिसाइनाइड है। ये है आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल। तो क्या समझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ऐसा मेम्ब्रेन जिससे होकर केवल सॉल्वेंट मोलेक्यूल पार करे, सॉल्यूट मोलेक्यूल पार नहीं करे, ऐसे ही मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक प्रकार का सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, क्योंकि सॉल्वेंट को केवल अपने से होकर पार करने के लिए सिलेक्ट कर रहा है, सॉल्यूट को अपने से होकर पार करने के लिए सिलेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। तो चलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन लिखते हैं। द मेम्ब्रेन through which only the membrane through which only solvent molecules are passed, but solute particles are not passed is called semi permeable membrane, is called semi permeable membrane, is called semi permeable membrane। चलिए हिंदी लिखिए। ऐसी झिल्ली जिससे होकर, ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल घोलक अणु,
ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल घोलक अणु पार करते हैं। ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल घोलक अणु पार करते हैं, किंतु घुल्य कण पार नहीं करते हैं। किंतु घुल्य कण पार नहीं करते हैं। किंतु घुल्य कण पार नहीं करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। चलिए मिटाते हैं इसको। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका जरूरत पड़ता है ओस्मोसिस पढ़ने में। डिफ्यूजन से मिलता जुलता टर्म है ओस्मोसिस। उसी ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ता है। चलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जान गए क्या है, इसे सॉल्वेंट पार करता है, सॉल्यूट नहीं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिंदी होता है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। हिंदी क्या हुआ? कोशिका झिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन यानी पार्चमेंट झिल्ली। तीसरा साइनाइड। ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कॉपर फेरोसाइनाइड आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के 3 एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा? तो ओस्मोसिस पढ़ना, इसके बीच का टर्म है पढ़ा दिए। एग्जाम्पल ओस्मोसिस से मिलता जुलता टर्म क्या होगा? तो ये है डिफ्यूजन से मिलता जुलता टर्म क्या है? तो ओस्मोसिस। क्या पढ़ना है हमको? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का हिंदी क्या होता है? परासरण। परासरण। ओस्मोसिस ग्रीक वर्ड ओस्मोस से बना हुआ है। ये ओस्मोसिस ग्रीक वर्ड ओस्मोस से बना हुआ है। ओस्मोस का मतलब क्या होता है? टू फ्लो। टू फ्लो माने प्रवाह यानी बहना। देखिए क्या है ओस्मोसिस, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं 2 चेम्बर वाला बर्तन। जैसे मान लीजिए एक बड़ा बर्तन है, ऐसे में एक दीवार बना दिया गया। दीवार किसी का है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का दीवार है। किसका दीवार है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का दीवार है। दीवार किस चीज का है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का दीवार है। ये है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे क्या होता है? पतला पतला छिद्र होता है जिससे होकर केवल सॉल्वेंट पार करेगा, सॉल्यूट पार नहीं करेगा। एक में रख दिया गाढ़ा घोल रख दिया और दूसरे में क्या किया? तो क्या रख दिया। इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट और गाढ़ा का मतलब क्या होता है? गाढ़ा का मतलब कंसंट्रेट, सॉफ्ट प्रोपोर्शन कम होता है। तो देखिए ये गाढ़ा है, ये फीका है, दोनों का गाढ़ापन अलग अलग है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो दोनों सॉल्यूशन चाहेगा कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे दोनों का गाढ़ापन बराबर हो जाए। क्या करेगा? दोनों सॉल्यूशन ऐसा चाहेगा कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे दोनों का गाढ़ापन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो 2 तरीका है, या तो गाढ़ा का सॉल्यूट पार करके और फीका में चला जाए, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूट इसे पार नहीं करता। तो दूसरा तरीका है फीका का सॉल्वेंट घोलक गाढ़ा में चला, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार करता है। फीका यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कहाँ जाएगा? कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। फीका घोल का घोलक जाएगा गाढ़ा घोल और जाकर उसको क्या करेगा? फीका करेगा। कब तक? जब तक दोनों का गाढ़ापन बराबर न हो जाए। तो इसमें का पानी यानी सॉल्वेंट जब निकल कर इसमें आएगा तो गाढ़ा घोल का आयतन बढ़ेगा, फीका घोल का आयतन घटेगा। यही कहलाता है ओस्मोसिस, परासरण।
तो शॉर्टकट में इसका डेफिनेशन क्या देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर गोलक अणुओं का फीका घोल से गाढ़ा घोल की ओर गमन करना, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर गमन करना, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from dilute solution to concentrate solution through semi permeable membrane is called osmosis। यही इसको डिफिनेशन भी दे रहा है, बता दीजिए। the movement of solvent from dilute solution to concentrate solution through semi permeable membrane ये उतार कर इसका हिंदी लिखकर और लिखना चाहते हैं तो फिगर भी उतारना है, लास्ट में इसका फिगर भी क्या करना होगा, उतारना होगा, ऑस्मोसिस का फिगर भी पहले लैंग्वेज लिख के डिफिनेशन लिख के तब ऑस्मोसिस का फिगर उतारना होगा। तो चलिए पहले इसको उतार लीजिए। आशा करते हैं कि उतार लिए होइएगा या स्क्रीनशॉट से उतार लेगा। चलिए इसका हिंदी लिखिए ऑस्मोसिस का। अर्धपारगम में झिल्ली से होकर, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर घोलक अणुओं का, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर घोलक अणुओं का तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करना, सांद्र घोल की ओर गमन करना परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। चलिए हिंदी लिख लीजिए, एक बार और मिला लीजिए। अर्धपारगम में झिल्ली से होकर घोलक अणुओं का तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। चलिए ये उतार दीजिए, उसके बाद फिगर उतारना है, उसके बाद ये फिगर को उतार दीजिए। ट्वेल्थ की दृष्टि से ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट चीज है, ऑस्मोसिस को आप याद कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं इसको। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट चलता है, डिफ्यूजन में गाढ़ा का सॉल्वेंट और फीका का सॉल्वेंट दोनों चलते हैं। चलिए बताते हैं। और ऑस्मोसिस दो प्रकार के होते हैं। ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के प्रकार। ऑस्मोसिस दो प्रकार के हैं। There are two types of osmosis। ऑस्मोसिस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ऑस्मोसिस दो प्रकार के। पहला है एंडोऑस्मोसिस। पहला क्या है, एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण। और दूसरा है एक्सो यानी बाहर, एंडो मैंने भीतर, एक्सो मैंने बाहर। तो एंडो एक्सो ऑस्मोसिस यानी बाहर
फिर बाहर पराश्रम, बाहर पराश्रम। एंडोस्मोसिस पहला है और दूसरा है एक्सोस्मोसिस अंतः पराश्रम, दूसरा है बाहर पराश्रम। तो चलिए मेरे ख्याल से उतार लिए होइएगा। एंडोस्मोसिस के दो टाइप हुए, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, दोनों उतार लीजिएगा। अब उतार के पहला का डिफिनेशन लिखिएगा, पहला कुछ समझिए। पहला है एंडोस्मोसिस अंतः पराश्रम, यानी सलहेंड अंदर जाएगा, एंडो मैंने अंदर, अंदर जाएगा। जैसे मान लिया विभिन्न प्रकार के सीड हुई, राजमा हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, बहुत सारे चीज के सीड है, या अंडा ही हुआ, उसको रख देंगे इस चीज, तो उसको रख देंगे पानी में या किसी सल्फेट में या फीका बोल रख देंगे। तो देखेंगे सुबह उठकर या कुछ घंटे बाद ये बीज फूल गया रहता है। अंडा होगा तो अंडा पर क्रेक लग गया होगा, उसमें भी पानी घुसा होगा। तो देखते हैं जब अंडा को या विभिन्न प्रकार के सूखे सीड को पानी में डाल देते हैं तो कुछ घंटों को बाद देखते हैं तो ये बीज फूल जाते हैं। तो फूलते हैं तो क्या करता है, इनका छिलका जो होता है इससे भी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और बाहर का पानी फीका है, इसमें घुसकर और इनको मोटा करता है, फुला देता है। तो ये एंडोस्मोसिस के एग्जाम्पल है, यानी बाहर से सल्फेट मॉलिक्यूल का किसी बॉडी के अंदर घुसना क्या कहलाता है, अंतः पराश्रम, एंडोस्मोसिस कहलाता है। जैसे चना का बीज रख दी, पानी उसमें अंदर घुस गया, पानी चना के बीज को मोटा फुला दिया, कोढ़ा कर दिया, तो ये एंडोस्मोसिस के एग्जाम्पल है। तो अंतः पराश्रम लिख लिए होंगे, इसका डिफिनेशन लिखिए। From outer side to inside the body of the matter is called एंडोस्मोसिस, कॉल एंडोस्मोसिस उतार लीजिए। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए। घोलक अणुओं का, घोलक अणुओं का बाहर से, घोलक अणुओं का बाहर से, घोलक अणुओं का बाहर से किसी पिंड के अंदर, घोलक अणुओं का बाहर से किसी पिंड के अंदर प्रवेश करना, किसी पिंड के अंदर प्रवेश करना अंतः पराश्रम कहलाता है। घोलक अणुओं का बाहर से किसी पिंड के अंदर प्रवेश करना अंतः पराश्रम कहलाता है, अंतः पराश्रम कहलाता है। अंतः पराश्रम के एग्जाम्पल क्या होगा, यही बीजों का पानी में फूलना, सेल मतलब अंडे का पानी अंडे का पानी में फूलना, बीजों का पानी में फूलना, ये एंडोस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं। अंडे का पानी में फूलना, अंडा को पानी में रखते हैं तो चिनक जाता है, उसमें क्रैकिंग आ जाता है, पानी अंदर घुस जाता है, या बीजों को पानी में रखते हैं तो फूल जाते हैं, तो ये अंतः पराश्रम के एग्जाम्पल है। चलिए अब हमको दूसरा क्या पढ़ना है, एक्सोस्मोसिस। दूसरा क्या पढ़ना है, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का हिंदी क्या होगा, बाह्य पराश्रम। एक्सोस्मोसिस का हिंदी क्या होगा, बाह्य पराश्रम। एक्सोस्मोसिस हिंदी उतारना है, इसका हिंदी क्या होगा, बाह्य पराश्रम। तो बाह्य पराश्रम का परिभाषा, बाह्य पराश्रम क्या है, एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर से सल्फेंट बाहर निकल जाते हैं।
जैसे अंगूर से कैसे किशमिश बनता है, अंगूर से किशमिश का बनना, अंगूर का सूखा फल ड्राई फल होता है किशमिश, कैसे अंगूर से किशमिश बनता है। देखिए पका अंगूर को क्या करते हैं, गाढ़े सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो अंगूर के अंदर भी रस होता है, लिक्विड होता है, वो फीका है, और बाहर गाढ़ा घोल में कंसनट्रेट सॉल्यूशन में उसको डाल देते हैं, तो अंगूर के अंदर से रस निकल कर बाहर गाढ़ा घोल जो रखे हैं उसमें जाएगा। तो ये अंदर से सेमी अंगूर का छिलका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, तो अंगूर के अंदर का जो रस होगा, फीका जो घोल है, वो अंगूर के अंदर का जो रस है उसमें का सॉल्वेंट निकल कर बाहर गाढ़ा घोल को फिल्टर करने जाएगा, इसलिए अंगूर कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, पिछक जाएगा, चिपक जाएगा। यही एक्सोस्मोसिस है, यानी किसी बॉडी से सॉल्वेंट का बाहर निकलना और बॉडी का चिपक जाना, पिछक जाना, यही कहलाता है एक्सोस्मोसिस। नाम है एक्सोस माने बाहर, किसी बॉडी से सॉल्वेंट का बाहर निकलना एक्सोस्मोसिस कहलाता है। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from inside to outer side the body of a matter is called एक्सोस्मोसिस। क्या समझे, मिला लीजिए, इसको काट बना लिया। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का प्रवाह कहाँ से, तो फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर से, टू आउटर साइड यानी बाहर, अंदर से बाहर, किसी बॉडी के, यानी सॉल्वेंट का किसी बॉडी के अंदर से बाहर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एक्सोस्मोसिस से बाहर का संसार। तो चलिए उतार लीजिए इसको आराम से। उतार लीजिए, उतारने के लिए छोड़े हैं, मेरे ख्याल से उतार लिए होइएगा। एक्सोस्मोसिस का ये एक्सोस्मोसिस है, तो उसका पूरा कंप्लीट डिफिनेशन है, उसको उतार लीजिए और हिंदी लिखिए। हिंदी लिखिए। घोलक अणुओं का किसी पिंड से बाहर जाने की प्रक्रिया, घोलक अणुओं का किसी पिंड से बाहर जाने की प्रक्रिया, घोलक अणुओं का किसी पिंड से बाहर जाने की प्रक्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। घोलक अणुओं का किसी पिंड से बाहर जाने की प्रक्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। एग्जाम्पल, श्रिंक माने क्या होता है, श्रिंक होना, तो श्रिंकिंग ऑफ grapes into pump solution। कौन सॉल्यूशन है, श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का पिछकना इनटू पम्प सॉल्यूशन, गाढ़ा घर में अंगूर को रखने पर चिपक जाता है, एक्सोस्मोसिस कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसको उतार लीजिए, एक एग्जाम्पल इसको उतार लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, श्रिंकिंग ऑफ एक्स इनटू पम्प सॉल्यूशन, इसी को दूसरा एग्जाम्पल बना लीजिए। एक्सोस्मोसिस में सॉल्वेंट किसी बॉडी के अंदर से बाहर जाता है, तो ये जितना भी चिपकना पिचकना वाला प्रोसेस होता है ये सब उस एक्सोस्मोसिस होता है। चलिए एग्जाम्पल सेकंड भी आप बताते हैं, दिखाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ओस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के बारे में पढ़ा, तो दोनों में क्या अंतर है, अब हमको ये पढ़ना ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। क्वेश्चन लिखिए, difference
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन osmosis and diffusion? What is difference between osmosis and diffusion? What is difference between osmosis and diffusion? हिंदी हुआ, परासरण और विसरण में क्या अंतर है? हिंदी क्या होगा इसका? परासरण और विसरण में क्या अंतर है? परासरण और विसरण में क्या अंतर है? हिंदी क्या होगा? परासरण और विसरण में क्या अंतर? परासरण और विसरण में क्या अंतर? यहाँ बनाइए डिफ्यूजन, यहाँ डिफ्यूजन बना लिया, विसरण बना लिया, चार्ट दे दिए, और यहाँ पर क्या दिया? ओस्मोसिस परासरण। यहाँ पर डिफ्यूजन दिया, यहाँ पर ओस्मोसिस दिया। अब दोनों में डिफरेंस लिखा है, तो देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है? गाढ़ा घोल का सल्वेंट और गाढ़ा घोल का सॉल्यूट और फीका घोल का सल्वेंट दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है? दोनों घोल का गाढ़ापन बराबर करना। देखिएगा, ये आप both the solute and solvent moves, they are both the solute and solvent moves in opposite direction, opposite direction। और हिंदी इसका लिखिए, इसके नीचे इसका हिंदी लिखिए उतार कर, डिफ्यूजन का हिंदी लिख लीजिए इसके नीचे। इसमें घुल्ल और घोलक, इसमें घुल्ल एवं घोलक दोनों, इसमें घुल्ल एवं घोलक दोनों एक दूसरे के विपरीत, इसमें घुल्ल एवं घोलक दोनों एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत गमन करते हैं, एक दूसरे के विपरीत गमन करते हैं। और ओस्मोसिस में क्या आता है? ओस्मोसिस में केवल सल्वेंट गमन करता है, केवल सल्वेंट ही फीका घोल से गाढ़ा घोल की ओर गमन करता है। देखिए, here only solvent moves from dilute solution to compound solution। इसमें क्या होता है? ओस्मोसिस में केवल सल्वेंट ही फीका घोल से गाढ़ा घोल की ओर गमन करता है। तो ओस्मोसिस वाला के नीचे का हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी। इसमें केवल घोलक अणु, इसमें केवल घोलक अणु, इसमें केवल घोलक अणु, इसमें केवल घोलक अणु तनु क्षेत्र से, तनु क्षेत्र से सांद्र क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। इसमें केवल घोलक अणु तनु क्षेत्र से सांद्र क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। दूसरा लिखिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी छिद्र वाला दीवार होगा उससे काम चल जाएगा, किसी भी सछिद्र मेम्ब्रेन से काम चल जाएगा। इसमें एसपीएम की जरूरत नहीं होती, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन में जरूरत नहीं होता। तो लिख लीजिएगा सेमी परमेबल membrane which not required, semi permeable membrane is not required। इसका हिंदी हुआ, फिर उतार लीजिए,
इसका हिंदी लिख लीजिए। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इसका हिंदी क्या लिखेंगे? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। और ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ता है, तो इस दूसरा यहाँ पर लिखिए SPM मतलब वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। SPM इज रिक्वायर्ड माने आवश्यक है। SPM इज रिक्वायर्ड। इसका हिंदी होगा इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है। इसका हिंदी है ये, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है। चलिए अब तीसरा ये, डिफ्यूजन को रोका जा सकता, डिफ्यूजन को नहीं रोका जा सकता है। डिफ्यूजन नहीं रुकता है, तो इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इसको नहीं रोका जा सकता है। इसको उतार लिए होंगे, तो इसका हिंदी लिखिए इसे नहीं रोका जा सकता है। इसे नहीं रोका जा सकता है। इसे नहीं रोका जा सकता है। और वहीं ओस्मोसिस में 3 नंबर देके लिखिए, ओस्मोसिस को तो रोक सकते हैं। इट में बी स्टॉप्ड। इट में बी स्टॉप्ड यानी ओस्मोसिस को रोका जा सकता है। इट में बी स्टॉप्ड। इट में बी स्टॉप्ड, इसे रोका जा सकता है। इसका हिंदी क्या हुआ? इसे रोका जा सकता है। इसे रोका जा सकता है। चलिए लास्ट, इसका कोई विशेष बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। डिफ्यूजन का कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विशेष नहीं है। इट हैज नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हिंदी हुआ इट हैज नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका जैविक महत्व नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा? नीचे लिखे हैं, इट हैज नो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस 4 नंबर में, इसका जैविक महत्व नहीं। हिंदी इसका लिख लीजिए 4 नंबर में, इसका जैविक महत्व नहीं। इसका जैविक महत्व नहीं। और इसमें लिखिएगा 4 नंबर में, इट हैज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इट हैज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका जैविक महत्व है। इट हैज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका जैविक महत्व है। ओस्मोसिस का जैविक महत्व है। प्लाज्मोलाइसिस सबसे सही में आता है। इट हैज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका जैविक महत्व है। यही ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर है। इसके बाद का क्लास है ओस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद का क्लास क्या है?